छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। उसकी पहली लिस्ट कांग्रेस की किसी भी लिस्ट के मुकाबले काफ़ी पहले आ गई थी। 21 लोगों के नाम थे उसमें। ये 21 वो सीटें थी जहां पे भाजपा बहुत बुरी तरह से हारी हुई थी या हारते आ रही थी उनमें से कई सीटों पर। ऐसी लिस्ट के बाद में दूसरी लिस्ट भाजपा की जब आने की उम्मीद की जा रही थी, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और छत्तीसगढ़ के जो भी अलग अलग पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, इनकी मौजूदगी में दिल्ली में रात तक बैठक चली। उसमें लिस्ट फाइनल हुई और ये शायद फाइनल हुआ कि बाकी तमाम 69 लोगों को टिकट दे दी जाए। वो सारे नाम तय हुए। अगले दिन सुबह सुबह की बात है, मीडिया में वो नाम तैरने लगे, वो लिस्ट तैरने लगी। कुछ टीवी चैनलों पर, कई अखबारों में, कई वेबसाइटों पर जगह जगह वो नाम दिखने लगे। लोग हैरान होने लगे कि आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद ये लिस्ट जारी होनी थी, ये अचानक कैसे लिस्ट जारी हो गई। वो नाम देखकर भी लोग बड़े हैरान थे। उसमें रमन सिंह कैबिनेट के वो सारे के सारे नाम थे, 2 नामों को छोड़कर, जिनको हार का जिम्मेदार माना जाता था। चाहे उनमें से कुछ मंत्री, रमन सिंह के कुछ मंत्री, चाहे खुद विधानसभा का चुनाव जीत क्यों न गए हों, जैसे बृजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह, अजय चंद्राकर, इनको जिम्मेदार माना गया कि ये पार्टी को 15 सीटों पे ला के पटका इन्होंने 15 साल के शासन के बाद। लिस्ट में इन नामों को देखकर लोग हैरान थे। लिस्ट जिस तरह से लीक हुई उसको देखकर हैरान थे। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं बस्तर, उसके पहले ऐसे लिस्ट हवा में तैर रही है, बहस चल रही है लोगों में, टीवी पर बहस चल रही है इन नामों को लेकर, वेबसाइटों पर ये नाम छाए हुए हैं, विश्लेषण चल रहा है उनमें। तो लोग हैरान थे कि ये हुआ कैसे, ये लिस्ट बाहर आई कैसे। और छोटी लिस्ट नहीं थी, इस लिस्ट के बाद कोई तीसरी लिस्ट का काम ही नहीं था। मैंने भाजपा के कई लोगों से बात करने की कोशिश की इस दौरान। उनमें से एक ने मुझको कहा कि इस लिस्ट के जो नाम थे उसको देखकर लगता था कि ये कर्नाटक से भयभीत भाजपा की लिस्ट थी। कर्नाटक में हुआ ये था कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने वहाँ पर सारे लोगों के नाम अपने मर्जी से काट छांट डाले थे, अपने मर्जी से लोगों को टिकट दी थी, बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे बिठा दिया था। नतीजा ये हुआ था कि कर्नाटक हार गई भाजपा, जबकि वहाँ मजबूत हालत में थी, सरकार थी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में ये चर्चा थी कि किसी बड़े व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी, जिन्होंने 15 साल के बाद पार्टी की ये दुर्गति की है, उनको सबको ठिकाने लगाया जाएगा। ऐसी तरह तरह की बातें चल रही थी। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें जो 2 सबसे गरीब मंत्री थे, जिनका कोई जीतने हारने से ज़्यादा लेना देना भी नहीं था, एक उसमें से रमशीला साहू और एक राम सेवक पैकरा, इन 2 को छोड़कर रमन सिंह के सारे मंत्रिमंडल को टिकट दे दी गई थी। खुद रमन सिंह को टिकट दे दी गई थी। इनमें से कई के बारे में ये माना जा रहा था कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाने के लिए रोका जा सकता है, इनको टिकट नहीं मिलेगी, पार्टी की नाराज़गी दूर नहीं हुई है। और दिख भी रहा था। ये पूरे 4.25 साल पार्टी ने इन लोगों को किनारे जैसा करके रखा था, हाशिए पर करके रखा था। इनका मनोबल कभी जुटने ही नहीं दिया गया, इनको तिरस्कृत रखा गया किनारे पार्टी में। सबका चेहरा लटके रहता था। सारे सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बयान देने से बचते थे। जो तय हो जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस मुद्दे पर बोलना है, उसके अलावा कुछ बोलने से बचते थे। बार बार ये चर्चा होती थी भाजपा के लोगों के बीच कि ये पीढ़ी, इसकी विदाई तय हो गई है, अब अगली पीढ़ी आ रही है। तो अगली पीढ़ी कौन सी? अगली पीढ़ी में गिना जा रहा था कि जो आईएएस की नौकरी छोड़ के ओपी चौधरी आए हैं राजनीति में, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, जीत नहीं पाए, अलग बात है। उस पीढ़ी के लोगों के बारे में बड़े ज़ोर शोर से कहा जाता था कि पार्टी इस नई पीढ़ी पे दांव लगा रही है।
तो रमन सिंह की पीढ़ी, बृजमोहन की पीढ़ी, ये पीढ़ी किनारे हो रही है, इस तरह की चर्चा हो रही थी। लेकिन जो लिस्ट आई है लीक होकर, ये असली है या नकली है मैं नहीं जानता, केवल भाजपा के लोग बता सकते हैं। इस लिस्ट में वो तमाम नाम थे जिनको कि घिसा पिटा मान लिया गया था, परास्त मान लिया गया था, जिनको हार के लिए जिम्मेदार मान लिया गया था। और तो और इसमें ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में मुझको भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी भाजपा के ओम माथुर और उनके 2 सहयोगी, इन्होंने जब पूरी 90 सीटों में घूम घूम कर हार के कारणों का पता लगाया था, तो पता लगा था कि रमन सिंह कैबिनेट के कुछ ताकतवर लोगों ने ही बीजेपी को जगह जगह हरवाया था। उनके भी नाम थे इस लिस्ट में, किसी को नहीं छोड़ा गया था, सभी के नाम आ गए थे इस लिस्ट में। तो अगर ऐसी ही लिस्ट लानी थी तो ये सबक तो अगर कर्नाटक से निकला था तो कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को स्थापित किया जा सकता था फिर से कि नहीं, आप ही लोगों को चुनाव लड़ना है, आप लोगों को महत्व दिया जाएगा, आप लोग उम्मीदवार रहोगे। लेकिन हुआ नहीं था। वो लोग किनारे ही बैठे हुए थे, अभी तक किनारे बैठे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि हमको टिकट नहीं मिलेगी, हमको चुनाव में प्रचार का कोई काम नहीं मिलेगा। पूरे 5 साल इन लोगों को हीन भावना का शिकार बनाकर रखा गया। 4.25 कहना ठीक होगा, 5 अभी पूरा हुआ नहीं है। अब 2-3 सवाल उठते हैं कि ये लिस्ट आई कैसे थी बाहर। ये लिस्ट जिस अंदाज में लीक हुई वो अंदाज था जो म्यूनिसिपल का सबसे पुराना टूटा फूटा टैंकर जिस तरह से पानी लीक करते हुए पानी पहुंचाने जाता है, भाजपा की लिस्ट उस तरह से लीक हुई थी। लोग इस बात को लेकर भी हैरान थे कि मोदी और शाह जिस कमेटी में बैठे हैं उस कमेटी की लिस्ट ऐसे चना मुर्रा की तरह बंट रही है। उस लिस्ट के लोगों को रात से ही फ़ोन कर करके बतलाना शुरू हो गया था कि आपका नाम फाइनल हो गया है। ऐसे कुछ लोगों ने हमको बतलाया कि मुझको तो रात को ही फ़ोन आ गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर इतनी ऊंची कमेटी, इतने बड़े नेताओं वाली कमेटी की लिस्ट जारी होने के पहले इस तरह से अगर बंट गई, इस तरह से अगर छप गई, अगर वही सही लिस्ट है, और तो और इसमें 1 से 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पे विरोध शुरू हो गया उम्मीदवारों का। इस चर्चित तथाकथित लिस्ट में जिनके नाम हैं, जिन 69 लोगों के नाम हैं, उनमें से 1 दर्जन तो ऐसी सीटें हैं जहां जोर शोर से विरोध हो रहा है लोगों का। कहीं पुतले जल रहे हैं, कहीं से एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है राजधानी रायपुर से कुछ दूरी का, वहां से 800,000 लोग भाजपा के प्रदेश कार्यालय प्रदर्शन करने पहुंच गए। कई और जगहों पे विरोध हो रहा है लोगों का, उम्मीदवारों का। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा ने खुद ही लोगों की प्रतिक्रिया जानने की इस लिस्ट को लीक कर दिया था? ये भी एक सवाल उठ रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है, जो लोग मोदी और शाह को ईश्वर से ऊपर मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं, ऐसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोदी और शाह के रहते हुए लिस्ट उनकी सोचे समझी रणनीति के बिना लीक नहीं हो सकती। इस लिस्ट को लीक उन्होंने ही करवाया होगा, देखने के लिए कि इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। किस तरह से राजधानी से लगे हुए धरसींवा में किस तरह भाजपा के एक बड़े स्टार अनुज शर्मा को टिकट देने से कैसे उनके पुतले जलते हैं, कौन पुतले जलवा रहे हैं, इन सब नामों का पता लगाने के लिए, प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए इन तमाम सीटों के ऊपर सरकारी एजेंसियों ने, पार्टी की एजेंसियों ने, सब ने नज़र रखी होगी, सब ने पता लगाया होगा कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। क्या इसलिए ये किया गया होगा? मैं नहीं जानता। मैं भाजपा के तौर तरीके, कांग्रेस के भी मैं तौर तरीके पार्टियों के इतने नहीं जानता कि ये कैसी योजना बनाकर या कैसी साजिश बनाकर लिस्ट बनाती हैं, लीक करती हैं, बदलती हैं, मुझको उतना अंदाज़ नहीं है। लेकिन ये देखकर मुझको अंदाज़ ज़रूर था कि अगर पार्टी को इन्हीं तमाम लोगों को दोबारा टिकट देनी है जिनको कि हार का जिम्मेदार माना गया, 2018 की शर्मनाक हार के बाद जिनको लगातार तिरस्कृत रखा गया, जिनको लगातार हीन भावना में जीने के लिए मजबूर किया गया,
अगर उन्हीं लोगों को टिकट देनी थी, तमाम लोगों को, तो 2 गरीब लोगों को और दे देते, राम सेवक पैकरा को और रमशीला साहू को। क्योंकि एक जगह जिसको टिकट दी गई है, लोगों का कहना है कि उसके मुकाबले तो रमशीला साहू बेहतर रहती अगर वो दी गई है टिकट। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए ये मोदी और शाह की मर्जी के खिलाफ ये लिस्ट लीक हुई है, तो किसने लीक की है? अभी भाजपा के भीतर हवा में कुछ एक नाम है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नेताओं के जो सहयोगी हैं, जो खुद नेता नहीं हैं लेकिन उनके करीबी सहयोगी हैं, उनमें से किसी ने ये लिस्ट लीक की है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाजपा से जुड़े हुए जो करीबी मीडिया के लोग हैं, उनके पास ये लिस्ट कैसे पहुंची, सबसे पहले इसको भी देखना चाहिए। हो सकता है उसको देखा जाए। मैं नहीं जानता कि मीडिया के लोग किसी पार्टी को ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उनको यह लिस्ट कहाँ से मिली है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस लिस्ट लीक होने का घड़ा किसी न किसी के सिर पर फूटेगा ज़रूर, और न केवल घड़ा फूटेगा, सिर भी फूटेगा किसी न किसी नेता का जिसने इसको लीक किया है। देखते हैं क्या होता है। मुझको यही लग रहा है कि अगर भाजपा के यही नाम रहने हैं आगे लिस्ट में, और यही नाम रहने थे कर्नाटक चुनाव के बाद से कि कोई नाटकीय फेरबदल नहीं करना है, अधिक लोगों को, पुराने लोगों को परंपरागत से टिकटें देनी है ताकि राज्य किसी तरह से जीत के करीब पहुँचे। अगर दिल्ली में बैठे नेता छत्तीसगढ़ के अधिकतर नामों को अपने मन से नाटकीय तरीके से बदल देते तो जीत हार का जिम्मा भी उनका रहता। तो अब ऐसा लग रहा है कि यहीं के नेताओं को सबको टिकट देकर पार्टी ने इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि तुम ही जीत कर आओ। लेट हो गया ये, मुझको लगता है। मुझको लगता है कि ट्रेन जब प्लेटफार्म छोड़ चुकी है, उसके बाद चाय वाले ने चाय बनाना शुरू किया है, ऐसा लगता है मुझको लगता है कि इन्हीं लोगों को, अगर लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीटें यहाँ भाजपा ने जीती थी, उसके बाद से इनको सज़ा दे देते, प्रायश्चित करने कहते, मेहनत करवाते, कुछ भी करते, इनको एक्टिव रखते, महत्व देते, तो शायद इतनी दुर्गति पार्टी की नहीं होती जितनी की अभी दिख रही है। आज भाजपा पूरी तरह से टूटे हुए मनोबल की पार्टी दिखती है यहाँ पे। और फिर इस लिस्ट या तथाकथित लिस्ट या संदिग्ध लिस्ट या पुख्ता लिस्ट जैसी भी है, इस लिस्ट के आने के बाद से तो और एक धुंध छा गई है। क्या यही है? कौन है? क्यों है? किसने लीक की है? इतने विरोध के बावजूद बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी क्या? क्या दिल्ली के नेता इस लिस्ट को लीक करके देख रहे हैं कि विरोध कितना गहरा है, कितना वजनदार है? एक नेता ने मुझसे आज सुबह कहा कि कम से कम 8 से 10 नाम इस तथाकथित लिस्ट के बदल दिए जाएंगे। जहां पर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, ऐसे नामों को भी बदला जा सकता है, या कम से कम ये बतलाने के लिए कि जो लिस्ट लीक हुई थी वो असली लिस्ट नहीं थी, इसलिए भी नामों को बदला जा सकता है। देखना है क्या होता है। लेकिन इतने सारे नामों के सामने आने से पूरे प्रदेश में भाजपा में एक हलचल मची हुई है, हाथ पैर हिलने लगे हैं, चाहे चुनावी कामकाज में हिल रहे हों, चाहे किसी का विरोध करने में हिल रहे हों। आपको ध्यान होगा जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय हो रहे थे 4.25 साल पहले, उस वक्त की एक चर्चा थी कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल ने मिलकर तय किया और जाकर खरगे को बतलाया कि आप किसी को भी बना दीजिए मुख्यमंत्री, हम और कुछ नहीं बनेंगे, न मंत्री बनेंगे, न विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे, न पार्टी अध्यक्ष बनेंगे, हम पार्टी में रहेंगे। उसके साथ में सिंहदेव और भूपेश बघेल ने पार्टी को ये भी बताया था, हम दोनों में से किसी भी एक को बना दीजिए। तो मुझको रायपुर की एक सीट, राजधानी रायपुर की एक सीट के बारे में ये भी सुनाई पड़ा आज कि वहाँ के भाजपा के 3 दावेदारों ने पार्टी को ये कहा है कि हम तीनों में से किसी एक को टिकट दे दीजिए, हम तीनों काम करेंगे, वरना आपने जो नाम तय किया है उसके लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। ये सच है या नहीं है मुझको नहीं मालूम,
लेकिन पार्टी के भीतर जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया किसी फैसले की होनी थी वो अभी हो जा रही है। इससे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम लोगों के साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि भाजपा की अधिकृत लिस्ट आती कब है, वो इस लिस्ट से अलग रहती है कि यही रहती है, और अगर यही लिस्ट रहती है तो जितनी जगहों पे आज जमकर विरोध हो रहा है उसका क्या होगा। कुछ लोगों ने एक बड़ी दिलचस्प बात मुझको और कही है, वो भी आपको बतला देता हूँ जाते जाते। टीएस सिंहदेव के खिलाफ इस लिस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है अभी, शायद उस सीट को खाली रखा गया है। ऐसा कहा गया कि भाजपा वहाँ पर और मेहनत से उम्मीदवार ढूंढ रही है। किसी ने मुझको कहा कि टीएस सिंहदेव के सीट पर भाजपा अधिक मेहनत से उम्मीदवार इसलिए ढूंढ रही है कि टीएस सिंहदेव कहीं हार न जाए। भाजपा चाहती है कि टीएस सिंहदेव जीतें और पार्टी के भीतर भूपेश बघेल के लिए एक चुनौती बने रहें, ऐसा चाहती है भाजपा। इसलिए बड़ी मेहनत कर रही है टीएस सिंहदेव के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार छांटने में कि कहीं वो जीत न जाए भाजपा उम्मीदवार। मुझको नहीं मालूम ये सच है या नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसा होता है। एक भूपेश बघेल को परेशान करने के लिए भाजपा का ये नैतिक दायित्व होगा कि वो टीएस सिंहदेव को ताकतवर बना के रखें। देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपनी टिप्पणी लिखिएगा। हम तमाम टिप्पणियों को गौर से पढ़ते हैं। और अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट भी बांध कर रखिए। अगर 4 पहियों की गाड़ी पर चलते हैं तो सीट बेल्ट बांध कर रखिए। किसी हादसे की हालत में इन्हीं से जान बचती है। फिर मिलते हैं।